देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी कंडीशन होती है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होना चाहिए। नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो एनर्जी को रिकवर नहीं किया जा सकेगा, और जो एनर्जी है वो किसी दूसरी फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। देन जो इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की, तो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे ये कोई स्लाइड है, ऐसे कोई स्लाइड है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ये h हाइट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, तो यहाँ पे बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी इसकी इनिशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे तो इसमें कोई स्पीड नहीं है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। और यहाँ पे जो इसकी फाइनल एनर्जी होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh, यहाँ पे हाइट 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। अब इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, तो अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है तो इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। तो ई इनिशियल हो गया mgh, और ई फाइनल हो गया हाफ mv²। ये m से m कट जाएगा, और v² इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। तो v की वैल्यू हो जाएगी √2gh। तो इस तरह से एनर्जी को कंपेयर करके हम इस पर रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा, आप जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कोलिजन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ा मन लगा के पढ़िएगा। उसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आएगा। कोलिजन, तो कोलिजन की 2 टाइप्स होती है। एक है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक का मतलब देखिए क्या होता है। इलास्टिक का मतलब है, ये जैसे कोई स्प्रिंग है, आपने इसको स्ट्रेच किया, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, और आपने इसको यहां तक स्ट्रेच कर दिया एक्स डिस्प्लेसमेंट तक, और आपने इसको छोड़ा तो थोड़ी देर के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये किस तरह की स्प्रिंग हुई, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? सर इलास्टिक। इलास्टिक। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितनी एनर्जी इसने रिस्टोर की थी वो सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई। जैसे आपने जितना इसको खींचा ये वापस आ गया, तो इसका मतलब है कि जो पहले एनर्जी थी वही एनर्जी बाद में भी है। तो इलास्टिक की यही कंडीशन होती है कि उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो कोलिजन के केस में उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन को पढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, अगर कोई दो बॉडीज कोलाइड कर रही है तो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो।
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी कि दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी, और कोलिजन के बाद भी दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी जो कोलाइड कर रही है। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, ये पहली कंडीशन होती है। या आप इसको लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, 1 आती है। आगे डेरिवेशन में इसका मतलब समझेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। लीनियर मोमेंटम may be conserved, तो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की क्या कंडीशन होती है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। लीनियर मोमेंटम की जो कंडीशन है कंजर्व रहने की वो ये होती है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है। अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा? ये जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है वो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के इक्वल नहीं होगी, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपने बेटा उज्जवल, तुम यार हमेशा 5 मिनट लेट आते हो, 5-7 मिनट, और जो बिल्कुल बेसिक चीज है वो तुम्हारा निकल जाता है। आगे से क्लास शुरू होने से 1-2 मिनट पहले अटेंड किया करो, वरना जो बिल्कुल बेसिक चीज है वो आपकी निकल जाएगी, फिर पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोलिजन दो तरह का होगा, एक इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में जो बेसिक चीज है वो ये कि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद में सेम रहेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये अभी समझ में आएगा, जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो उसमें ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या होता है। इसकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में 1 होती है। लीनियर मोमेंटम मे बी कंजर्व्ड, मतलब ये कंडीशनल है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। कंजर्व्ड कब होगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो कि भाई ये लीनियर मोमेंटम ऐसे कंजर्व क्यों रहता है। फोर्स का आपने सुना है कि भाई जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। ये एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, तो पी इनिशियल अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो पहले का जो लीनियर मोमेंटम है और बाद का लीनियर मोमेंटम इक्वल हो। तो यहाँ पे मे बी कंजर्व्ड इसलिए लिखा हुआ है कि दोनों पॉसिबिलिटीज है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम सिस्टम के फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। अब देखिए इनइलास्टिक कोलिजन में क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे इनइलास्टिक कर देते। इनइलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है दैट इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो वो किस किस में कन्वर्ट हो सकता है? वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 नहीं होगा,
और ये सही है, ये दोनों में ऐसे ही रहेगा। लीनियर मोमेंटम में भी कंजर्व, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम की कंडीशन है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं। तो लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व रह सकता है, वो इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रह सकता है और इन इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। अब देखिए, अब ये जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूं वो डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी v1 है। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिख रहा हूं बस। m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी v1। इनिशियल का क्या मतलब है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कोलिजन से पहले है, बिफोर कोलिजन। और कोलिजन के बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 होगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये किससे टकराया है, ये m2 से टकराया है। ये m2 ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है बिफोर कोलिजन, और इसको इससे टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 होगी। और जो कोलिजन है वो परफेक्टली, कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की क्या कंडीशन होती है, उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनेगी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये इससे कोलाइड करेगा तो इसका मतलब u1 की जो वेलोसिटी है वो u2 से ज्यादा होगी, है ना। ये इस तरफ जा रहा है, ये इससे कोलाइड करेगा, तो अगर ये तेज चल रहा होगा तो ये इसको नहीं पकड़ पाएगा, तो u1 u2 से ज्यादा होगा। और बाद में जब ये टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि v1 v2 से कम होगा। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाई। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाएंगे। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज 0, और फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो कंडीशन इसमें बनेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब हो गया इनिशियल मोमेंटम m1 u1, और इसका हो गया m2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम हो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो गया m1 v1 और ये हो जाएगा m2 v2। m1 वाले टर्म्स एक तरफ ले आइए, m1 u1 माइनस m1 v1, और m2 वाले टर्म्स एक तरफ ले जाइए, m2 u2। इसमें m1 कॉमन निकालिए तो ये u1 माइनस v1 हो जाएगा, और इसमें m2 कॉमन निकालिए तो ये v2 माइनस u2 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाइए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई पूरे सिस्टम की, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये जो हाफ है ये कॉमन लेके कट जाएगा। ठीक है, फिर m1 वाले टर्म्स एक तरफ ले आइए, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। m1 कॉमन ले लीजिए तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इधर से m2 कॉमन ले लीजिए तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर।
अब देखिए अगर हमें इन दोनों को डिवाइड करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो ये m वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और b में रिलेशनशिप आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन हो गया m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये हो गया m माइनस v1, तो ये हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा m2 v2 माइनस u2। ये m1 कैंसिल हो गए और m2 से m2 कैंसिल हो गए, तो ये u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, नीचे u1 माइनस v1, क्या आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2, नीचे आ गया v2 माइनस, ये v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया और u1 माइनस v1 कैंसिल हो गया, तो ये टर्म बन गया u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u। अब u और v में क्या रिलेशन होगा, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसको बताइए कि u1 माइनस u2 का क्या मतलब होगा। u1 माइनस u2 अपॉन, तो v2 माइनस v1, और इसको इसके नीचे लेगा तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1 होगा। अब बेटा बोलिए जरा, बताइए v2 माइनस v1, यहां से देख के बताइए कि v2 माइनस v1 का क्या मतलब है और u1 माइनस u2 का क्या मतलब है। आपने ये पढ़ा हुआ चेंज इन फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन फाइनल वेलोसिटी, किसकी फाइनल वेलोसिटी में चेंज होगा? सर सिस्टम की। सिस्टम की तो वेलोसिटी है ही नहीं बेटा, सिस्टम की तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये अलग है, ये अलग है। और v2 और v1 भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं है कि उसका चेंज हो गया। v, अगर आप दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस करते हो तो उससे क्या चीज आपको मिलती है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये इसको कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, u1 माइनस u2। मान लो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो ये इसको किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो u1 माइनस u2 है, ये इसकी अप्रोचिंग की वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की सेकंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये जो नीचे वाला टर्म है u1 माइनस u2, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है किसका? m1 का। m1 किसको अप्रोच कर रहा है कोलिजन के लिए? m2 को कर रहा है। तो नीचे वाली जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। तो ये इस वेलोसिटी से इसको कोलाइड करेगा, फिर क्या होगा? पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, अब ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों चिपक जाएंगे, चिपकते भी हैं, वो दूसरी चीज होती है। दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठा भी चलते हैं, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। अब ये कोलाइड करेंगे, फिर दोनों सेपरेट होंगे, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी? v2 की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये इससे टकराएगा, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, तो v2 आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि v2 की वेलोसिटी v1 से ज्यादा हो जाएगी। तो पहले तो ये इसको अप्रोच कर रहा था, अब ये तेज चल रहा है, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा? जब ये दोनों कोलाइड कर रहे थे तो उनका सेपरेशन 0 था, तो v2 माइनस v1 को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस पे किसी को डाउट है तो बताइए बेटा। मान लो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये किस वेलोसिटी से इससे सेपरेट होगा कोलाइड करने के बाद? सर 2। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आपको ये समझना है कि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ये जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
ये जो रेशियो है इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इसमें 1 आती है। तो सेपरेशन किस वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और वो किस वेलोसिटी से इसको अप्रोच करेगा, वो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि m1 की रिलेटिव वेलोसिटी m2 के रिस्पेक्ट में। तो आप अगर इसको याद रखेंगे E इज इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रहेगा। तो इसमें ये प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, ये तो पीडीएफ तो है ही आपके पास। अब इसमें हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, m1 दे रखा है और m2 दे रखा है। अब हमें v1 कैलकुलेट करना है और v2 कैलकुलेट करना है। तो v1 और v2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ m1 into u1 और u2। तो अब हमारे पास देखिए कि अगर हम इसमें से ये टर्म है ना, हमें v1 कैलकुलेट करना है, तो इसमें से हम किसको एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि हम इसकी v1 की वैल्यू निकाल सकें। तो v1 की वैल्यू निकालने के लिए किसको एलिमिनेट करेंगे, फिर से सुनिए बेटा, ये जो रिलेशन है ये m1 u1 v1 m2 v2 u2, एक रिलेशन तो ये है और एक रिलेशन ये है ना, ये एक और रिलेशन आ गई। अगर मुझे v1 की, आज जब तक ये याद नहीं रखोगे ना कि इसकी वैल्यू के लिए किसको एलिमिनेट करना होगा, तब तक ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे डेरिवेशन। अगर आपको v1 की वैल्यू निकालनी है तो आप इनमें से किसको एलिमिनेट करोगे, ये तो गिवन है, तो किसकी एलिमिनेशन बचता है, v2 का। अगर हम v2 की वैल्यू यहां से निकाल के और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको v1 की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं। तो देखो यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल सकता है और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें v1 की वैल्यू m1 m2 और u1 u2 के टर्म्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब जो इसके रिजल्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये मैंने रिजल्ट छोड़ दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन, फिर मैंने ये थर्ड इक्वेशन, ये रिजल्ट में छोड़ रहा हूँ, अभी बाद में इसको भी रब कर देंगे। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें पहले v2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसमें से अगर हम v2 की वैल्यू निकाल लें तो ये u1 माइनस u2 प्लस v1 हो जाएगा, ये v2 की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा m1 फिर u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 और v2 की वैल्यू रख दीजिए। v2 की वैल्यू हो जाएगी u1 माइनस u2 प्लस v1, ये v2 की वैल्यू हो गई, माइनस u2, ये माइनस u2। तो देखिए क्या बन जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 और ये हो जाएगा m2 u1 m2 v1, ये माइनस 2u2 इंटू m2, तो माइनस 2m2 u2, ये टर्म आ गया। हमें v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v1 वाले टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, ये v1 इसके साथ ले जाओ, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू m2 v1 प्लस m1 v1। इसमें से ये u1 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2, इन दोनों में से v1 कॉमन लीजिए तो m2 प्लस m1 होगा, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कोलिजन के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी। इसी तरह से हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे,
V1 को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकालो और यहाँ पे V1 को सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो अगर इस इक्वेशन में हम V1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिमिलरली हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V2 आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो बड़ा आसान है, इसको याद रखना, बस 1 और 2 को इंटरचेंज कर दीजिए, जहां जहां पे 1 है उसको 2 रख दीजिए। तो देखो ये M2 हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा, ये U1 है, ये U2 हो जाएगा, M2 की जगह M1 आ जाएगा, U2 की जगह U1 आ जाएगा, और ये M1 प्लस M2 इसको इंटरचेंज करोगे तो M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2 एक ही बात। तो ये ध्यान रखना है इसको प्रूव करने के लिए कि जब आप V2 को एलिमिनेट करोगे तो आपको V1 की वैल्यू मिलेगी, और जब V1 को एलिमिनेट करोगे तो V2 की वैल्यू मिलेगी, और दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, एक स्पेशल केस है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होंगे, स्पेशल केस इफ M1 इज इक्वल टू M2, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास इक्वल है, यानी कि M1 M2 M के इक्वल है, तो V1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2MU2 और ये नीचे 2M आ जाएगा, 2M से 2M कट जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू U2। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू U1। तो जो देखो ये जो फर्स्ट की फाइनल है वो सेकंड की इनिशियल है, और जो सेकंड की फाइनल है वो फर्स्ट की इनिशियल है, यानी कि दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है 2 kg का और ये ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी तो इसको मिल जाएगी और ये वाली वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। V2 इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू V2, है ना, और ये वाली वेलोसिटी इसके बराबर हो जाती है। तो दोनों अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। तो ये कंडीशन कब बनती है, जब M1 M2 के इक्वल होता है, यानी कि दोनों के मासेस इक्वल रहते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको करना है बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा था कि E की वैल्यू किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसमें E की वैल्यू क्या हो सकती है, E की वैल्यू 1 हो सकती है, E की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो सकती है, या E की वैल्यू 0 हो सकती है। E की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर E की वैल्यू 0 से 1 तक होती है तो इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर 0 होती है तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, E0 कब हो सकता है, E अगर 0 है, E अगर 0 है तो इसका मतलब V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस करोगे तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0, तो V2 इज इक्वल टू V1 हो। V2 इज इक्वल टू V1 का मतलब है कि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो, यानी कि दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो ये देखो ये इनका कोलिजन हो। अब कोलिजन के बाद जो इसकी स्पीड है वही इसकी स्पीड भी है, तो V1 भी V के इक्वल है
और v2 भी v के इक्वल, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक सेपरेट नहीं होंगे, एक साथ चिपक जाएंगे और एक साथ मूव करेंगे। तो अगर दोनों कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएं और फिर एक साथ मूव करेंगे तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो फिर ये जो पूरा एक ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह होगा और एक वेलोसिटी v से मूव करेगा। तो इसमें क्योंकि ये सेपरेट नहीं होने हैं, तो इसका जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इसी को बोलता है कि आफ्टर कोलिजन द टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर विद सेम वेलोसिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको पूछा जाएगा E इज इक्वल टू 1, ऑप्शन दे देंगे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको इस पे टिक करना है। तो इसके लिए एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें तो ये दोनों मूव आफ्टर कोलिजन, बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज नेवर कंजर्व। इसमें काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमेशा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। A 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक। ये देखो एक वुडन ब्लॉक है और ये एक बुलेट, बुलेट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, इसको फायर किया जा रहा है इनटू द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम। इसका मास दे रखा है 500 ग्राम। The bullet gets embedded into the block। अब ये जो बुलेट है ये इसमें एम्बेड हो जाती है, फंस जाती है। What will be the velocity of bullet block system after the collision? इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है और जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है। तो जब ये बुलेट इसके अंदर धंस जाएगी, एम्बेड हो जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी बता रही है। तो इसका ये जो बुलेट ब्लॉक सिस्टम है इसको हम बोलेंगे बुलेट ब्लॉक सिस्टम, इसकी फाइनल वेलोसिटी बता रही है। तो आप ये बताइए क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं? हाँ या ना बताइए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसमें एप्लीकेबल होगा क्या? सर इसमें तो चेंज हो जाएगा सर। क्या चेंज हो जाएगा? मास। सर बुलेट और ब्लॉक के अलावा इसमें और कोई चीज है? बुलेट और ब्लॉक के अलावा और कोई चीज आपको दिखाई दे रही है? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ होंगे? सर जो ब्लॉक लगाएगा बुलेट पे। कहाँ दिया हुआ है फ्रिक्शन? दे रखा है क्या फ्रिक्शन इसमें? नहीं दे रखा ना। बुलेट और ब्लॉक के अलावा इसमें और कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर फ्रिक्शन की कंसीडरेशन होती तो इसमें फ्रिक्शन दिया जाता है, और कोई फोर्स होता तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है।
तो लीनियर मोमेंटम इसमें कंजर्व रहेगा क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक बुलेट है, एक ब्लॉक है, और कोई चीज इसके अंदर नहीं है। तो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 100 ग्राम मतलब 0.1 kg इंटू 50 मीटर पर सेकेंड, 0.5 kg इंटू 0, ये इनिशियल मोमेंटम हो। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये दोनों एम्बेड हो गए, दोनों इकट्ठा हो गए, तो 500 प्लस 100, 0.5 प्लस 0.1 kg, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये 0 हो गया, 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 0.6 इंटू बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन 0.6, फाइव अपॉन 0.6 कितना हो गया 50 अपॉन 6, इसको सॉल्व करिए, 6 8 48, 2 20, 6 3 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट में ये क्या है कि ये वाली जो बुलेट है ये इससे क्रॉस हो जाती है, सेकंड पार्ट बुलेट इसके बाहर निकल जाती है, और बुलेट की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड, ये 15 मीटर पर सेकंड से इससे टकराई, और टकराने के बाद ये इसको पार करके चली गई और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब ब्लॉक की स्पीड बताइए कि ब्लॉक की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो उतना ही रहेगा, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये जो 0.1 kg की बुलेट थी उसका मोमेंटम हो जाएगा 0.1 इंटू 10, और इसका मोमेंटम हो जाएगा 0.5 इंटू v2। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो बुलेट ब्लॉक के अंदर धंस गई या बाहर निकल गई, दोनों ही केसेस में क्योंकि सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसमें यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 50 प्लस 0.5 इंटू 0 m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 0.1 इंटू 10 b1 करेंगे तो 50 इंटू 0.1, ये 5 हो गया, ये 0, 10 इंटू 0.1 1 हो जाएगा, प्लस 0.5 इंटू v2, तो 5 माइनस 4 1 4, 0.5 इंटू v2, और v2 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 0.5, तो 4 अपॉन 0.5 का मतलब हो गया 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो ब्लॉक की फाइनल स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सर आपने पीडीएफ ग्रुप पे भेजी है? नहीं भेजी? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर आज भेज दो, ऐप पे है बेटा, ऐप पे देख लेना, या भेज दूंगा ग्रुप पे। अभी क्लास खत्म होने के बाद भेज दो। ये क्लियर है बेटा आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करेगा, 1 मिनट का क्वेश्चन। देखिए, ये एक लड़का है और इसकी स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, और इसका मास दिया हुआ है 80 kg। ये इसके ऊपर जंप करता है ट्रॉली के अंदर, ट्रॉली का मास है 120 kg। तो बताइए कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v2।
सर 4। 4 मीटर पर सेकेंड गलत है बेटा। इनिशियल मोमेंटम बताइए कितना होगा। इसका मास है 80 केजी और स्पीड है 5, तो 80 इंटू 5। ट्रॉली की इनिशियल स्पीड नहीं दी होगी, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड होगी 0। जब ये लड़का इसके अंदर कूद जाएगा ट्रॉली के अंदर, तो इसका मास कितना हो जाएगा ट्रॉली का? सर 200। 200। और स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है v2। तो 400 इज इक्वल टू 200 v2, यानी कि 2 आ जाएगा। तो v2 की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। सर एक बार फिर से बता दो। ये ट्रॉली का जो मास है 120 केजी है। जब ये लड़का इसके अंदर कूद जाएगा तो ट्रॉली का मास कितना हो जाएगा? 200। 200 हो जाएगा। और जब ये इसके अंदर बैठा हुआ होगा तब तो दोनों की स्पीड सेम ही रहेगी। तो यस फिर ये सर। दो ऑब्जेक्ट ना होकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसका मास 200 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके सर। आपके बाद जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन करिएगा। एक लड़का है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 80 केजी का है। ये ट्रॉली है और ट्रॉली इसकी तरफ आ रही है। ट्रॉली की स्पीड दे रखे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, मास इसका 120 केजी है। तो इसकी स्पीड बताइए, फाइनल स्पीड क्या होगी? What will be the final speed of the trolley? बताइए बेटा क्या आंसर आ गया? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हो गया 80 इंटू 5। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 120 इंटू -2, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। फिर ट्रॉली का जो फाइनल मास है 0.8। हाँ 0.8 मीटर पर, तो Yes, sir. 120 इंटू v हो जाएगा।
तो ये 400 माइनस 240 इज इक्वल टू 200 बी। 160 इज इक्वल टू 200 बी। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 160 डिवाइडेड बाय 200। ये 0.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए बेटा, बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, बाउंसिंग ऑफ अ बॉल। अगर कोई बॉल ऐसे ग्राउंड से टकराती है और इसकी जो टकराने की स्पीड है वो v1 है, v है, और टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है, क्योंकि ये टकराया है ग्राउंड से, तो आपने देखा होगा कि जब आप बॉल को ऐसे छोड़ते हो तो वो जब टप्पा खा के ऊपर जाती है तो उतनी हाइट तक नहीं जा पाती। सपोज करो कि इसकी इनिशियल हाइट h है और ये एक टप्पा खाने के बाद यहाँ तक पहुंचती है, तो इसकी हाइट h1 है। v1 जो वेलोसिटी है ये भी कम हो जाएगी। ये वेलोसिटी क्योंकि कम हुई है इसलिए इतना ऊपर तक नहीं जा पाती, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी टकराने के बाद। इसने ग्राउंड से कोलाइड किया, कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, इसलिए ये वाली वेलोसिटी कम हो। तो आप मुझे बताइए कि v की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, v कितना होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मास दिया हुआ है m, मास m दे रखा है। v की कैलकुलेशन करके बताइए कि v कितना आएगा। भाई मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हुआ है ना, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे इसमें v को कैलकुलेट करने के लिए? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसकी जो ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और a की वैल्यू g के बराबर, और s ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये h के इक्वल होगी। सब कुछ डाउनवर्ड है इसलिए सबको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी √2gh। ठीक है, अब इसमें देखिए सिमिलरली इसमें भी इसी तरह की इक्वेशन लगा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v1 और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो 0 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। v1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं ऊपर की तरफ, तो a नेगेटिव हो जाएगा माइनस 2gh1, तो v1 स्क्वायर हो जाएगा 2gh1, तो v1 हो जाएगा √2gh1। तो जितनी हाइट से आप गिराओगे या जितनी हाइट ऊपर तक जाएगा उसको √2g से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो ये स्पीड और हाइट का रिलेशनशिप है। तो बॉल जब जंप करेगा तो इस तरह से आप
इसकी स्पीड निकाल सकते हो। V1 और V का जो रेशियो होता है उसको हम E से डिनोट करते हैं, ये V1 और V का रेशियो, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, तो E इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √2gh1 डिवाइडेड बाय √2gh2। ये 2g से 2g कट जाएगा, h1/h, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा h1/h के बराबर। तो h1 की वैल्यू हो जाएगी h1 इज इक्वल टू E²h। और इसी तरह से V1 और V का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। अगर आप V1 और V का रिलेशनशिप निकालोगे तो V1/V यानी कि E की वैल्यू किसके बराबर होगी, V1 हो जाएगा √2gh1 और ये हो जाएगा √2gh, ये √2g से √2g कट गया। तो यहाँ से हम V1 और V का रिलेशनशिप निकालते हैं, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू V के बराबर हो जाएगा। तो जब आपको बाद वाली स्पीड से पहली वाली स्पीड को कंपेयर करना हो तो E से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हाइट से कंपेयर करना हो तो E² से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा। बाद वाली स्पीड जैसे V से टकराया और V1 स्पीड हो गई, अब ये जब दोबारा नीचे आएगा तो जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से नीचे आएगा। यहाँ पे ये V1 से टकराएगा और फिर जब ऊपर जाएगा तो V2 स्पीड से, तो इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, मान लो h2 हो गई, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब मुझे आपको बताना है कि एक तो V2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, व्हाट इज V2 और व्हाट इज H2। सेकेंड कोलिजन के बाद वही वाला रूल लगाना है जो पहले लगाया था। तो वेलोसिटी के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सर V2 इज इक्वल टू EV1, H2 इज इक्वल टू E² H1। H1। और अगर इसमें V1 की वैल्यू डाल दो, V1 की वैल्यू हो गई EV, E²V, ठीक है, और H1 की वैल्यू हो गई E²H, तो ये e⁴h हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे वाला कोलिजन अगर करोगे तो हर बार आपको वेलोसिटी के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, E से मल्टीप्लाई करना है, और हाइट के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, E² से मल्टीप्लाई करना है। सर हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा और इसका असाइनमेंट, और ये डेरिवेशन जो आज कराई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा।